everyone. So, a very warm welcome to all of you in our channel CP Smart Classes and मैं ज़ैनब फातिमा आज आपके सामने फिर से भारतीय राज्य व्यवस्था और शासन जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं उससे रिलेटेड आपको बहुत सारे आज कुछ अच्छे MCQs देखने मिलेंगे। कुछ फाइनेस्ट MCQs का कलेक्शन जो है वो आपके लिए लाया गया है। तो बिना देर के स्क्रीन पे अपना जो है निगाहें जमाए रखिए। पहला क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। तो भाई वयस्क मताधिकार जैसा कुछ जो है वो प्रोविंसेस से जो उठाए जा रहे थे लोग, जैसे प्रांतीय विधानसभाओं से जिनका चुनाव हो रहा था संविधान सभा के लिए, तो अब उसमें वयस्क मताधिकार को किसने बोला था कि 15 वर्ष के लिए स्थगित कर दिया जाए। बेसिकली आपको ये बताना है। अभी जो लोग यहाँ पे सी नंबर पे टिक कर रहे हैं, जो लोग सी नंबर जिनको लग रहा है मौलाना आज़ाद जो अबुल कलाम आज़ाद थे, तो वो जो फेवर में नहीं थे कि वयस्क मताधिकार के आधार पर जो है हम इनमें चुनाव करें। वो चाहते थे कि कम से कम 15 वर्षों के लिए इस चीज़ को स्थगित कर दीजिए। लेकिन बाकी के जो आपके दोनों राजेंद्र प्रसाद और जवाहरलाल नेहरू थे वो बिल्कुल ही फेवर में थे, क्योंकि वो चाहते थे कि भाई यही एक तरीका है जिसके आप इनडायरेक्टली डायरेक्टली आप जो है अपने नॉमिनीज लेके आ रहे हैं संविधान सभा में। तो देखते हैं, संविधान सभा में वयस्क मताधिकार विषय पर बहस के दौरान मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने वयस्क मताधिकार को 15 वर्षों के लिए स्थगित करने की वकालत की, लेकिन राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जोरदार ढंग से इसे अपनाने के लिए इसका समर्थन किया था। तो ये कुछ बातें हैं जो थोड़ा सा नया क्वेश्चन होगा आप में से बहुत लोगों के लिए। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिना बोर हुए पॉलिटी का सेशन एंजॉय करिए, क्योंकि जिन लोगों ने नहीं पढ़ रखी है मैं मानती हूँ उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही होगी, बोरिंग लग रहा होगा, समझ नहीं आ रहा होगा क्या कैसे है। बट देखिए क्वेश्चन का फॉर्मेट समझिए। पढ़ने से पहले हमेशा आपको क्वेश्चन पेपर उठा के सॉल्व करना पड़ता है ताकि आप फॉर्मेट समझ पाएँ कि एक्चुअली क्या डिमांड कर रहा है आपसे एग्ज़ाम। तो अब दूसरा क्वेश्चन हम देख रहे हैं। निम्नांकित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है और नहीं है, हमें यहाँ बताना है। अच्छा, ये क्वेश्चन शायद मुझे लगता है कि रिपीट हुआ है। इससे पहले वाला सेशन जो लोग ले चुके हैं वो एकदम चुटकी बजाते ही इसका आराम से जवाब दे देंगे। तो जब आप ऑप्शन पढ़िए, देखिए जो लोग पढ़ रखे हैं वो ऑप्शन पढ़ते ही इसको बता देंगे। देश के लिए लिखित संविधान, विधानमंडल के लिए निर्वाचित और जवाबदेह प्रतिनिधि, एक संघ की योजना पर विचार और विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का संवाचित किया जाना, एक्चुअली नॉमिनेट किया जाना। ठीक है, तो देखिए जो लोग इसका ए ऑप्शन राइट कह रहे हैं वो लोग बिल्कुल सही है, क्योंकि लिखित संविधान की बात जो है वो 1935 में नहीं की गई थी, बल्कि क्रिप्स मिशन के दौरान आई थी। बाकी की तीनों चीज़ें जो है वो 1935 में ये सब कुछ जो है अवयव थे, उसके कंटेंट था उसमें। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, आप अध्यादेश पढ़ते हैं, जो अध्यादेश हम पढ़ते हैं आर्टिकल 123 में, वो जो है अध्यादेश की जो राष्ट्रपति जो अध्यादेश निर्गत करते हैं वो शक्ति कहाँ से मिली है, तो ध्यान रखिएगा 1935 से ही हमने वो अध्यादेश वाली जो है वो कॉपी किया हुआ है वर्तमान में, जो आर्टिकल 123 में आप देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो राइट आंसर था, देश के लिए लिखित संविधान की कोई बात 1935 में नहीं की गई थी। यहाँ पे देखिए आपको एक्सप्लेनेशन देखने मिल जाएगा। अब देखिए भारत के लिए सर्वप्रथम उल्लेख क्रिप्स मिशन में किया गया था, जिसमें लिखित संविधान की बातचीत की गई थी। और फिर ये क्रिप्स मिशन, और क्रिप्स मिशन कब भारत में आया था ये आप मुझे कमेंट करेंगे। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था, बताइए। संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? देखिए ऑप्शन थोड़े से कंफ्यूजिंग हो सकते हैं। सीधे जनता द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा, भारतीय राज्यों के शासकों के नामांकन द्वारा, या प्रांतीय सभाओं द्वारा। तो देखिए, ना जनता के द्वारा, ना राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा, ना ही शासकों के, बल्कि जो प्रांतीय सभाओं से थे वो निर्वाचित किए गए थे, और फिर वो निर्वाचित सदस्य जाकर के संविधान सभा में जो है वो सदस्य बने थे। ठीक है, तो इनडायरेक्ट चुनाव था। ठीक है, इनडायरेक्ट, पहले प्रांतीय सभाओं में आप आइए इलेक्ट होके सीधे जनता के द्वारा, उसके बाद वहाँ से वो फिर नॉमिनेट करके जो भी उनका प्रोसीजर था, तो ये पूरा तरीका था। अच्छा, उस पर एक रेशियो था कि प्रत्येक 10 लाख की आबादी पर एक जो है प्रतिनिधि को लेना था हमको।
ठीक है। तो 10 लाख की आबादी पर एक प्रतिनिधि, ये भी क्वेश्चन जो है पूछा गया है। करेक्ट आंसर देखिए डी है। संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन, ध्यान दीजिएगा अप्रत्यक्ष की बात हो रही है, ठीक है। यही वो चीज़ है, इनडायरेक्ट जो है इलेक्शन के थ्रू हुआ था इसमें निर्वाचन, और ना ही ये सार्वभौम था, ना ही वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष विधि द्वारा, तो इनडायरेक्ट था, प्रत्यक्ष नहीं था। ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में अच्छे से जो है आ गई होंगी। अच्छा, एक ही क्वेश्चन को बार बार रिपीटेशन में जब आप सॉल्व करते हैं तो एक अच्छी बात यह है कि एग्ज़ाम में कभी आप जब बहुत नर्वस होते हैं, जब आपका दिमाग काम नहीं कर रहा होता है कि भैया अब आते हुए चीज़ें भी हम कैसे करें, टाइम कम है, तो यही वो प्रैक्टिस होती है जो हमें इतनी पावर देती है कि आँख बंद करके हमको दिखाई दे रहा होता है कि भाई नहीं, इसका तो यही है। सो ये सारी चीज़ें जो है बहुत हेल्पफुल होती हैं आपके लिए। भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? रटा रटाया क्वेश्चन है, बचपन से लेके अब तक, जब से हमने पॉलिटी पढ़ी है तब से हम पढ़ रहे हैं, प्लीज़ गलत मत करिएगा। देखिए 11 अधिवेशन हुए थे। अब क्योंकि यहाँ ऑप्शन में 11 नहीं दिया हुआ है, तो जो सबसे नियरेस्ट है हमको वो चूज़ करना है, तो हम 12 पे जाएंगे और देखते हैं इसका सही आंसर। देखिए, भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। माना कि इस तरह के क्वेश्चन आपसे अब कोई एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, मान लिया, फिर भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें हम इतनी बार लूसेंट से लेके जितना भी हम जो पढ़ते हैं, जितनी भी ये लूसेंट हो गया, आपका अरिहंत हो गया, उसमें सब में ये सब रटा दिया गया है भाई, अब तो हो गया। तो 18 दिन का समय लगा। इस दौरान इसके कुल 11 अधिवेशन हुए थे। 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन 26 नवंबर 1949, ये तारीख आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि इस दिन संविधान को अंगीकृत किया गया था, ठीक है। लागू जो इन्फोर्समेंट है उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम, यहाँ अंगीकृत करने की बात कर रहे हैं, उसको आत्मसात करने की बात कर रहे हैं। इन्फोर्समेंट जब हुआ तब हुआ, वो हमें पता है 26 जनवरी 1950, बट यहाँ अंगीकृत कर रहे हैं, तो ये डेट अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष, इससे पहले भी ये क्वेश्चन बताया जा चुका है आप लोगों को, तो जो लोग इसमें सरदार पटेल ऑप्शन टिक कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, क्योंकि इस समिति का अध्यक्ष जो है वो सरदार पटेल को, और 2 समिति जो थी, संघीय संविधान समिति और संघ शक्ति समिति, वो पंडित नेहरू के पास थी, जवाहरलाल नेहरू के पास। तो इस तरह से जो है प्रारूप समिति अम्बेडकर जी के पास थी। तो ध्यान रखिएगा, ये सब आप लोगों को पता होना चाहिए, रटा होना चाहिए कि कौन कौन सी संविधान सभा की समितियाँ थी और कौन उसका अध्यक्ष था, ठीक है। और अब थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे जब आप, तो अध्यक्ष से इतर अब जो है पूछने लगा है कि उस समिति के अन्य सदस्यों के नाम बताइए, तो ये थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में आपको पढ़ना पड़ेगा। सरदार पटेल संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे, जबकि इन उप समिति के उप समितियों के अध्यक्ष JB कृपलानी और HC मुखर्जी थे। देखिए, इनकी इस समिति की भी उप समिति थी, ओके। तो उप समितियों यानी मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी, जो कि मूल अधिकार के थे, और अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष HC मुखर्जी थे, ठीक है। ये दोनों नाम आपको याद होना चाहिए। मतलब मेन हेड जो थे वो थे ही सरदार पटेल जी, लेकिन उसके अलावा जो उप समिति थी उनके ये दोनों अलग अलग उसको जो है वो हेड कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्न में से किस देश से संबंधित है? पॉइंट पकड़िएगा, यहाँ संघात्मक व्यवस्था पूछी जा रही है। तो संघात्मक व्यवस्था आपको पता है किस देश की है भाई? USA को तो पहली उसमें ही आप अलग कर दीजिएगा ऑप्शन में से, क्योंकि दोहरी नागरिकता दे रहा है, संघ जैसा उनका कोई वो नहीं है, राज्यों का अपना अधिकार है। तो संघात्मक व्यवस्था की जब हम बात करते हैं हमेशा ध्यान दीजिएगा, संघात्मक व्यवस्था में आप जो है कनाडा को हमेशा जो है टिक करके आइएगा, क्योंकि संघ जैसी सारी बातें कनाडा से ली हुई हैं हमने, ठीक है। भारत की संघात्मक व्यवस्था भारतीय संविधान में कनाडा के संविधान से ली गई है, ओके। तो ये जो है आपका राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है। अच्छा, मैं थोड़ा सा सॉरी करना चाहूँगी, क्योंकि आप लोगों में से कुछ लोगों को मैंने देखा कल कि इशू हो रहा था आवाज़ के साथ, साउंड के साथ, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। मैं अभी एक्चुअली अपनी प्लेस पे नहीं हूँ, अपनी जगह पे नहीं हूँ, इसलिए मैं उतना अच्छे से आप लोगों को इंटरेक्ट नहीं कर पा रही हूँ। बट जल्दी ही आपको जो है ये इशू, जो वॉइस प्रॉब्लम है और बाकी सारी चीज़ें, वो आपको इसका जो है रेजोल्यूशन मिल जाएगा। तो फ़िलहाल के लिए मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपनी आवाज़ को तेज़ कर सकूँ, ताकि आपको मेरे आसपास की बाकी सारी आवाज़ें ना सुनाई दें।
तो क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि राज्यों की संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है। अब अगेन वही बात हो रही है, राज्यों की संघ की बात हम कहाँ से कर रहे हैं, तो देखिए कनाडा जहाँ आपको दिख जाए वहाँ आप चले जाइएगा। ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका कनाडा के संविधान से हमने राज्यों की संघ की संकल्पना को प्राप्त किया है, वही हमारी संघात्मक व्यवस्था भी है। ठीक है, ज़्यादा हो रहा है आपके लिए, कोई बात नहीं, थोड़ा सा और सब्र करिए, ये सेशन भी पूरा हो जाएगा, उसके बाद आपने जाके इन टॉपिक्स को डिटेल मैनर में पढ़ना है। भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट यानी कि कनाडा जिसको हम जो है जानते हैं से प्रेरित है। ठीक है, ये आपका जो है एक्सप्लेनेशन है। अब भैया बताना है कि भारतीय संविधान में अनुसूचियाँ कितनी हैं। अब आपको पता है, देखिए कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि 12 अनुसूचियाँ। अच्छा, मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी ये भी पता होना चाहिए। तो भाई 8 अनुसूचियाँ थी मूल संविधान में, उसके बाद संशोधन हुए ऐड करी गई, तो 12 अनुसूचियाँ टोटल हमने उसमें जोड़ दी है। ठीक है, तो ये मूल संविधान का भी पूछता है, और अभी जो हमने बाद में संशोधन के बाद अब जो वर्तमान है उसमें कितनी है, सारी चीज़ें पूछता है, इवन कितने अनुच्छेद, अनुसूची और भाग, सारी चीज़ें याद रखना है दोनों तरह से। तो 12 अनुसूचियां हैं। मूलतः संविधान में 8 अनुसूचियां थी। कालांतर में संविधान संशोधन द्वारा 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को शामिल किया गया, जिसमें से जो 11वीं और 12वीं है वो सबसे लेटेस्ट थी, जिसमें नगर पालिका और नगर पंचायतों के बारे में जो है वो ऐड किया गया था। ठीक है, भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना विषय है। आर्थिक योजना का इसको नहीं करिएगा, आर्थिक योजना विषय है किस सूची का, ये बेसिकली पूछना चाह रहा है। तो आर्थिक योजना विषय है, तो देखिए राज्य सूची, संघ सूची, संवर्ती सूची और किसी सूची में निर्दिष्ट ही नहीं है, तो नहीं, ये तो बिल्कुल गलत बात है। अब भाई इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो ऐसा नहीं है। राज्य सूची में नहीं इंक्लूड हो सकता क्योंकि सिर्फ राज्य जो है वो नहीं आर्थिक योजना बनाता है। सिर्फ संघ में भी इंक्लूड नहीं हो सकता क्योंकि संघ के अलावा जो ज़मीनी स्तर पे जो बैठी हैं प्रदेश सरकारें जो हैं, वो भी, उनको भी हक चाहिए है आर्थिक उस पर कानून बनाने का, तो ये सिर्फ संघ सूची का भी विषय नहीं है। तो सी ऑप्शन जो है समवर्ती सूची वो राइट है, क्योंकि ये दोनों ही जो है संघ और राज्य दोनों के लिए इक्वल तरीके से आता है। ओके, सो ये आपका राइट आंसर है, तो ध्यान रखिएगा। एक्सप्लेनेशन में देखिए, समवर्ती सूची की प्रविष्टि संख्या 20 आर्थिक आयोजना का उल्लेख करती है। ध्यातव्य है कि इसी उपबंध के आधार पर ही भारत सरकार ने योजना आयोग का गठन किया था, जिसको अब नया नाम दे दिया है नीति आयोग। तो ये जो है आपका समवर्ती सूची का विषय था। पंचायती राज विषय निम्न में से किस सूची में सम्मिलित है। अब देखिए पंचायती राज के बारे में आपको पता होना चाहिए, संघ का इससे कोई लेना देना नहीं है, तो संघीय सूची और समवर्ती सूची को आप बिल्कुल हटा दीजिए। ये सीधे सीधे राज्य सूची का विषय है, क्योंकि पंचायतों से रिलेटेड जो आपका ये जो चुनाव होता है ये राज्य चुनाव आयोग के अंडर में आता है। राज्य चुनाव आयोग जो है वो इसकी जिम्मेदारी लेता है, वो कराता है। तो राज्य सूची का विषय है पंचायती राज। ठीक है, देखिए प्रविष्टि 5 के तहत स्थानीय शासन राज्य सूची का विषय है। स्थानीय शासन मतलब वही पंचायती राज, नगर पालिका, नगर पंचायत वगैरह। तो ये आपका सही आंसर था। भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है। देखिए अभी अनुसूची की बात हो रही थी, अब यहाँ आपसे भाग पूछ रहा है। तो जैसे कि हमें पता है 22 भाग हैं, क्योंकि 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूची और 22 भाग को लेके हम चल रहे हैं, तो 22 भाग जो है वो मेनली जानते हैं। ठीक है, 22 भागों में विभाजित किया गया है, ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है और रट गया है, बिल्कुल आग बंद करके आप देखेंगे जब सार्वभौम प्रजातांत्रिक गणतंत्र नहीं, समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र। सो आपको दिख रहा होगा बड़ा लंबा चौड़ा सा जो स्टेटमेंट है, एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र। जी हाँ, कुछ ऐसा ही उद्देशिका में हमारे भारत को घोषित किया गया है, तो ये जो है राइट आंसर है। तो ये जो है आपका राइट आंसर है। देखते हैं एक्सप्लेनेशन। वैसे एक्सप्लेनेशन देखने की ज़रूरत है नहीं, बट आप चाहें तो इसको देखिए, देख सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। तो भाई आप भारत के नागरिक हैं, ज़रा ध्यान दीजिए, आपकी बात हो रही है, क्या सुनिश्चित करना है हमें। सो ऑप्शन पढ़िए। सामाजिक और आर्थिक न्याय, बिल्कुल जी, हमको बिल्कुल ये चाहिए। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तो आर्टिकल 19 इसीलिए है ही। और अवसर की समानता, तो आप आर्टिकल 15 को ले लीजिए, अवसर की समानता है हमारे लिए। और व्यक्ति की प्रतिष्ठा जो है वो नीति निर्देशक तत्वों में आपको परिलक्षित होती दिखाई देती है। तो ये इस हिसाब से सभी चारों ऑप्शन हमारे लिए बिल्कुल सही होते हैं। तो ये सुनिश्चित करता है भारत का संविधान। ठीक है,
भारत के संविधान के प्रमुख लक्ष्य उसके सभी नागरिकों को, और ये सारी दी हुई चीज़ें हैं जो आप पहले पढ़ चुके हैं, आपको मैं बता चुकी हूँ। तो बढ़ते हैं आगे। ये हमारे बैचेस जो चल रहे हैं हमारे ऐप पे, इसके लिए आपको ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा, और इसका मैं बता चुकी हूँ आपको। डिस्क्रिप्शन के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ओके, तो 14 नंबर कह रहा है कि सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत जाना जाता है। तो आपको बताना है कि इनमें से जो है ये किस वर्ड का एक्सपेंडेशन है। ये सार्वभौमिकता, समष्टिवाद, समाजवाद और अंतःक्रियावाद। तो जैसे कि बहुत लोग समझ पा रहे होंगे, बात सार्वभौमिकता की हो रही है, क्योंकि सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं। ठीक है, तो सभी व्यक्ति सार्वभौमिकता वाली बात को लेके हम पूर्ण रूप से समान रूप से मानव। देखिए, सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, ये सिद्धांत सार्वभौमिकतावाद के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उनके मानव अधिकार समान रूप से बिना किसी विभेद के उपलब्ध होने चाहिए। ये बात थी सोवरेनिटी और फ्रैटर्निटी, ये सारी जो बातें हम करते हैं, कभी इसको यही सब जो है संप्रभुता, सार्वभौमिकतावाद, और कभी इंग्लिश में जो है इसको अलग अलग टर्म्स दिए गए हैं। तो इनको जो है एक डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है कई सारी किताबों में, अच्छी किताबों में। पहले ही चैप्टर में है लक्ष्मीकांत के, उसको आप जाकर के चेक कर सकते हैं, उसको अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? तो देखिए, जिसने सबसे ज़्यादा एफर्ट किए हैं, जिसका सबसे ज़्यादा हाथ है, वो उसको पूजेगा, पवित्र दस्तावेज की तरह मानेगा। आप समझ रहे होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। BR अम्बेडकर जी जो है, उन्होंने कहा था संविधान एक पवित्र दस्तावेज। ठीक है, तो उन्होंने पवित्र दस्तावेज कहा, और 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय प्रारूप समिति के संविधान का प्रारूप कैसा हो, फॉर्मेट कैसा हो। तो ये, और ध्यान रखिएगा कि प्रारूप समिति जो है वो कितने सदस्य थी, ये ध्यान रखिएगा, 7 सदस्यीय प्रारूप समिति थी। ओके, निम्न में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है? अब आप ऑप्शन पढ़िए। यूनियन ऑफ इंडिया बनाम डॉक्टर कोहली, बनारसी दास बनाम स्टेट ऑफ यूपी, और बोम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, मलिक सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। अब जो बच्चे यहाँ, जो स्टूडेंट्स जो है केशवानंद भारतीवाद ढूंढ रहे होंगे, तो अफसोस वो ऑप्शन यहाँ पे नहीं है। उसके अलावा भी एक वाद था जिसमें जो है सर्वसम्मति से उद्देशिका को संविधान का भाग माना गया था, तो वो है बोम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। अच्छा, बेरूवाड़ी में जो है उसको कहा गया था कि उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है, लेकिन अपने इस फैसले को पलटते हुए केशवानंद भारतीवाद में जो है बोम्बई उद्देशिका को संविधान का भाग माना, लेकिन वहाँ पे कुछ ही जो थे, कुछ जो जज आप कह सकते हैं, वो सहमत थे। लेकिन बोम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया वाद में फिर फाइनली ये हो गया कि सर्वसम्मति से उसको प्रस्तावना को या उद्देशिका को संविधान का भाग मान लिया गया। ठीक है, ये देखिए इसका जो है एक्सप्लेनेशन है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में भी अधिकांश न्यायाधीशों ने इसे संविधान का ही भाग माना था। ठीक है, सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई? आपको पता है कि हमने जो संसदात्मक व्यवस्था ली है कि संसद होगी और 2 सदन होंगे, निम्न सदन, उच्च सदन टाइप का, और ये सब जो हमने बात करी है संसदात्मक व्यवस्था, हमको पता है कि ब्रिटेन से हम पूरी तरह प्रभावित हैं। तो सबसे पहले जो है संसदात्मक व्यवस्था हमने ग्रेट ब्रिटेन में देखी थी। तो वर्तमान में संसदात्मक शासन का जो स्वरूप अधिकांश देशों में प्रचलित है, वो ग्रेट ब्रिटेन में ही परिलक्षित हुआ था। और पुष्पेश पंत की एक पुस्तक है विश्व का इतिहास, में भी स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि ब्रिटेन में संसदीय प्रणाली का आविर्भाव संसार के किसी भी देश से पहले हो गया था। मतलब किसी देश में होता, उससे पहले वहाँ पे हो चुका था आविर्भाव। ओके, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है, चलिए भाई बताइए। अब यहाँ भारत रिपब्लिक बात करें, रिपब्लिक शब्द को आपको एक्सपैंड करना है, तो गणतंत्र को हम क्यों गणतंत्र बोलते हैं अपने देश को? भाई सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है, तो नहीं, वो लोकतंत्र होता है, जनता। ठीक है, जनता को लेके भारत में संसदीय शासन नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत है, संसदीय ही शासन है। भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, भारत राज्यों का संघ है। जो लोग आंसर डी बता रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, तो मायूस ना हो। इसका जो है गणतंत्र का मतलब है कि हमारा कोई वंशानुगत शासन नहीं है। हमारा जो राजा है, जो है राज्य का मुखिया, जो राष्ट्रपति है, राष्ट्र का मुखिया या राज्य का मुखिया, जो राज्य हमारा पूरा भारत राज्यों का संघ है, तो वो वंशानुगत नहीं है, वो हम इलेक्ट करते हैं, भले ही वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड हो। ठीक है,
तो गणतंत्र से आशय है कि राष्ट्र का प्रधान निर्वाचित होता है, प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो, वंशानुगत नहीं हो सकता। तो यही गणतंत्र का मतलब होता है। अब आपको गणतंत्र शब्द अच्छे से समझ में आ गया होगा। अंडरस्टैंड? किसने कहा था भारत अर्ध संघात्मक राज्य है? अब भैया ये क्वेश्चन बड़ा दर्द देते हैं, बहुत तकलीफ देते हैं। किसने क्या किसको कहा था? अगेन यहाँ किसने कहा था कि भारत अर्ध संघात्मक है? ऑप्शन पढ़िए, हेरोल्ड लॉस्की, आइवर जेनिंग्स, लॉर्ड ब्राइस और केसी वियर। तो रट्टाफिकेशन वाला पूरा क्वेश्चन है, यहाँ कंसेप्ट तो लग नहीं रहा है। केसी वियर भैया का ये डायलॉग था कि भारत अर्ध संघात्मक राज्य है। उनके हिसाब से वो पूर्ण संघात्मक नहीं मानते थे भारत को। तो भारतीय संविधान की प्रकृति संघात्मक है या एकात्मक, इस बारे में विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान इसे संघात्मक की संज्ञा देते हैं, जबकि कुछ इसे एकात्मक मानते हैं। अब देखिए मतभेद है तो उस हिसाब से अपने अपने विचार रखने का हक है सबको। तो जी ऑस्टिन कहते हैं कि सहकारी परिसंघीय संविधान है, लेकिन केसी वियर कहते हैं कि भारत का संविधान अर्ध संघीय है। तो ये सहकारी परिसंघीय वाला भी ध्यान रखना है आपने। ओके। दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग के कौन से प्रतिवेदन ने भारत में सुशासन की बाधाओं की पहचान की थी? दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग कब आया है? कमेंट करके मुझे बताएंगे आप। ठीक है, ये यूपीएससी वाले थोड़ा ज़्यादा स्पेशली ध्यान दें इस पर। तो कौन सा प्रतिवेदन था जिसने सुशासन की बाधाओं की पहचान की? शासन में नैतिकता, नागरिक केंद्रित प्रशासन, शासन का केंद्र बिंदु, ई शासन को बढ़ावा या स्थानीय शासन। तो जो लोगों ने इसका बहुत अच्छे से पढ़ रखा है बता दूं, नागरिक केंद्रित प्रशासन या शासन का केंद्र बिंदु इसका पूरा टाइटल था, जिसमें सुशासन की बाधाओं की पहचान की गई थी। और इस टाइटल से जो है ये प्रतिवेदन आया था, ये रिफॉर्म आया था। ठीक है, तो ये आपका दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग ने रिफॉर्म दिया था। प्रतिवेदन संख्या 12, नागरिक केंद्रित प्रशासन, शासन का केंद्र बिंदु में भारत में सुशासन की बाधाओं की पहचान की गई और सुशासन के लिए आवश्यक पूर्व शर्तों का उल्लेख है। राइट, तो ये जो है आपका आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से। क्वेश्चंस आपको कैसे लगते हैं ये भी मुझे कमेंट प्लीज़ कर दिया करिए। जो भी रेगुलर, जो भी स्टूडेंट, जो भी एस्पिरेंट्स देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है कि आप लोग देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। तो कमेंट करके फीडबैक दिया करिए कि कैसा चल रहा है, कैसा जा रहा है और कैसे हम इसको अच्छा कर सकते हैं। बाकी शेयर भी प्लीज़ ज़रूर करिए और जितना हो सके शेयर करिए और इस पर बने रहिए हमारे साथ। आज के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए।